रेस्पिरेशन क्या होता है वो हमने देख लिया था, उसकी हेडिंग, ठीक है। डेफिनेशन एंड रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमने देखी थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमने फूड लिया था, ठीक है, और उसको फिर हमने डाइजेस्ट किया था हमारी बॉडी ने, फिर एब्जॉर्ब किया था, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फूड कहाँ पे चला गया था, सेल तक चला गया था, यही था। फिर हमने बोला था कि ये जो फूड है इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई फूड का ऑक्सीडेशन होता है या फूड बर्न होता है, और जब वो फूड बर्न होता है तो वो क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक है। एनर्जी के साथ साथ वो CO2 प्लस H2O देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यही रेस्पिरेशन है। जो हमारा फूड है अब किस फॉर्म में जाके स्टोर हो चुका है, तो तुम बोलोगे ग्लूकोज की फॉर्म में जाके स्टोर हो चुका है सेल में। अब सेल में जो स्टोर हो चुका है ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको हमें ब्रेक डाउन करना, और जब हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें मिलेगी एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा फूड है उसकी रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन लिखना बता, इसमें जब हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। तो तीनों चीज हमें मिलेगी। तो हमें तो क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी। क्या चाहिए था, एनर्जी। तो CO2 और H2O को फिर हम क्या बोल देंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, बाई प्रोडक्ट। मैंने पहले ही बताया था, क्लियर है। जो हमें नहीं चाहिए होता रिएक्शन में, जिसके लिए हमने रिएक्शन नहीं करी और वो हमें मिल जाए प्रोडक्ट में, ठीक है, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट है, तो उसको बोला जाता है बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में H2O मिल रहा है, H2O तुम्हारी बॉडी यूज कर लेती है, ठीक है। ये पूरा कहाँ पे हो रहा होता है, सेल में हो रहा होता है, ठीक है। जिस जगह होगा ये पूरी रिएक्शन सेल के अंदर, इसलिए रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। क्या भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस पूरा सेल में हो रहा होता है। तो जो H2 है वो तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है, हमें चाहिए होता है वाटर, सेल यूज कर लेता है। अब जो CO2 है, अगर इसका जो CO2 है ये यहाँ पे क्या होगा, ये जब रिएक्शन होगी तो CO2 भी प्रोड्यूस होगा बाय प्रोडक्ट में। अब अगर ये CO2 एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए हमारी बॉडी में, यानी इकट्ठा होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो ये हार्मफुल है। क्लियर है? वैसे तो देखो CO2 बन ही रहा है ना हमारी बॉडी में इस प्रोसेस में, वैसे तो नहीं हम मर गए कि हमारी बॉडी में CO2 है और हमें एकदम से क्या है कि कोई बीमारी हो गई, नहीं। तो अगर लेकिन CO2 एक्यूमुलेट अगर होने लगे, इकट्ठा हो जाए, तो वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। यानी असली में देखा जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट है ये बॉडी के लिए। क्या है ये? वेस्ट प्रोडक्ट। तो CO2 को क्या किया जाता है, हम एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग के थ्रू इस प्रोसेस में हम CO2 को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। समझ आया यहाँ पे? ये क्या हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज और समझना, रेस्पिरेशन को अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते होंगे? रेस्पिरेशन को अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, थोड़ा सोच के बताओ। सर क्योंकि रेस्पिरेशन में हम CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं और उसमें इनहेल होती है, मतलब उसमें CO2 का यूज होता है। ठीक है, ठीक है। इसलिए देखो जो यहाँ पे रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट है, ठीक है, वो वहां पे प्रोडक्ट है। बिल्कुल उल्टा हो गया। देखो वहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, वहां पे हम CO2 लेते हैं, हम नहीं मतलब प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स क्या करेगा, CO2 लेगा, किसके थ्रू लेता है, जल्दी से बता दो, कहाँ से लेता है CO2? H2O तो वो सोइल से ले लेगा, बाय रूट्स, रूट के थ्रू। ऐसे ही CO2 कहाँ से लेगा, वो एटमोस्फेयर से। किसके थ्रू लेता है, कहाँ से आएगी उसे CO2? जल्दी से आंसर दो। स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा से वो CO2 लेगा। स्टोमेटा का रोल ये कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनर्जी कहाँ से मिली उसे, एनर्जी मिली सनलाइट एनर्जी, जिसको किसने ट्रैप किया था, क्लोरोफिल ने, ठीक है। तो वहां पे एनर्जी भी है।
तो ये चीजें यहाँ पे यूज हो रही थी और हमें मिल क्या रहा था, प्लांट क्या बना रहा था, फूड बना रहा था प्लस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या था, वो ऑक्सीजन का यूज कर लेता था, भाई प्लांट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। तो जो बाकी अमाउंट में ऑक्सीजन था, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, एक्सेल कर देगा, ठीक है, जिसको बाद में हम ले लेंगे। तो देखा जाए तो बिल्कुल अपोजिट है। रेस्पिरेशन में फूड में ऑक्सीडेशन जब ऐड होता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो मिलती है एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2। फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी का यूज करके हम फूड प्लस ऑक्सीजन बना देते हैं प्लांट में, ठीक है। ये प्रोसेस हो रही थी, तो कई बार ये पूछ लेते हैं, तो ये अपोजिट बोला जाता है, रेस्पिरेशन इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? चाहो तो कहीं इधर उधर ऊपर मार्जिन में लिख लेना, बाद में याद आ जाएगा, ठीक है। बाद में मैं लिखवा भी दूंगा, अगर ध्यान रहा तो फिर भी अभी लिख लो, छूट जाए, हो सकता है छूट जाए ये पॉइंट। अब समझना कि भाई रेस्पिरेशन में दो टाइप क्या क्या है। अब ये तो हमें समझ आया कि भाई रेस्पिरेशन किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी, ये प्रोसेस हो रहा होता है और मिलेगी एनर्जी। एनर्जी किस लिए चाहिए, विदाउट एनर्जी हमारा सेल फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। सेल में भी क्या होता है, देखो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है जिसे ब्रेन ऑफ अ सेल बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। तो उन सबको भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि अगर एक सेल देखा जाए वो भी तो अपने डिफरेंट फंक्शन कर रहा है, ठीक है। राइबोसोम्स का सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस में, और बाकी प्रोटीन्स भी बना रहे हैं। तो सेल के अंदर भी क्या है, बहुत सारा काम हो रहा है। लाइसोसोम्स क्या करता है, जो भी सेल में वेस्ट मटेरियल है या फिर जिसको डाइजेस्ट करना है, उनको सबको डाइजेस्ट करना होता है। इसी तरीके से सेल से थोड़ा ऊपर जाके बढ़े तो टिश्यू भी काम कर रहे हैं, फिर ऑर्गन्स भी काम कर रहे हैं। विदाउट एनर्जी, विदाउट फ्यूल कैसे काम करेंगे वो, नहीं, तो एनर्जी तो चाहिए। यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिल जाए, और विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है। जो कि प्रोसेस है उसमें क्या है, फूड प्लस ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अब टू टाइप में क्यों हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेशन भी दो तरीके से हो रहा होगा। कैसे, अभी तक तो हमें सिर्फ यही पता है ये रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकते हैं। अभी थोड़ी बात हमें अजीब सी लगी है कि भाई ऑक्सीजन के बिना कैसे सरवाइव करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वो विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन के ही थ्रू। ऐसे रेस्पिरेशन में जहां पे हम एनर्जी कैसे ले रहे हो, विदाउट ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे उसको, जल्दी से बोलो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं एरोबिक, तो इसका मतलब ही है विद एयर। क्या मतलब है जी इसका, एरोबिक का मतलब है विद एयर, और एनएरोबिक को बोलूं मैं तो तुम बोलोगे विदाउट एयर, ठीक है। एरोबिक मींस विद एयर, एनएरोबिक मींस विदाउट एयर। तो जो विद ऑक्सीजन रेस्पिरेशन जहाँ पे हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहाँ पे विदाउट एयर रेस्पिरेशन होगा उसे हम बोलेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। पूरा लिख देंगे बाद में, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन वहां पे होगा जिन ऑर्गेनिज्म को बहुत कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। यानी कि रेस्पिरेशन दोनों तरीके से हो सकता है, विद ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम बोले इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो वहां पे क्या है, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, और एनर्जी ज्यादा किसी चाहिए जिसका जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि हमें, तो हमें कैसे हो रहा होगा, विद ऑक्सीजन की विदाउट ऑक्सीजन, तो तुम बोलोगे विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कोई और एनिमल हम देखते हैं, लायन हो गया, डॉग, कैट, ठीक है, इन सबको कैसा रेस्पिरेशन हो रहा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। इवन मॉस्किटो, फ्लाइज, इनमें भी कैसा हो रहा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो इन सबको क्या चाहिए होता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही, ठीक है,
या इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, तभी फूड जो है यानी ग्लूकोज उसका ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्लियर है। तो उनमें यहाँ पे यानी कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो किसे चाहिए होगी, जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो लिखो जरा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हेडिंग डालो, ये कुछ मत लिखना इधर उधर, अगर ये लिखना है तो साइड में मार्जिन में लिख लेना भाई एरोबिक मींस क्या होता है, विद एयर, और एनारोबिक होता है विदाउट एयर। अब लिखो इन मोस्ट ऑफ केसेस, in most of cases the organisms carry out, in most of cases the organisms carry out respiration by using oxygen, by using oxygen, full stop. However, there are some organisms which carry out respiration without using oxygen, तो कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, फुल स्टॉप। बेस्ड ऑन दिस, BACD, based on this we have two types of respiration. First लिखो aerobic respiration, ठीक है, ए कैपिटल बना लेना। और सेकंड लिखोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। हेडिंग डालो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें लिखो द रेस्पिरेशन विच यूजेस oxygen is called aerobic respiration, full stop. In aerobic respiration, the glucose is completely broken down into energy, CO2 and water by oxidation. Full stop. Next line से लिखो aerobic respiration produces
a considerable amount of energy. Aerobic respiration produces a considerable amount of energy. Considerable amount of energy. ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हें समझना है कि होता क्या, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी। तो देखो डायरेक्ट नहीं होता है कि ग्लूकोज से ऐसे में एनर्जी मिल गई, जैसे यहाँ पे रिएक्शन हमने दिखाई हुई। थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। तो इसके लिए रिएक्शन है वो पहले तुम लिखो, उसको मैं समझाता हूँ। तो ये रिएक्शन जो है इन्वॉल्व होती है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है देखो, अब ग्लूकोज है हमारा कहाँ पे स्टोर हो चुका है? ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो चुका है हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर है? सेल में। ठीक है, अब यही जो 1 मॉलिक्यूल है, देखो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे सेल में, लेकिन हम एक मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, यानी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन होने के बाद कितनी अमाउंट में एनर्जी देता है उसकी बात कर रहे हैं। ये मत समझना कि एक सेल में सिर्फ हमें यही एनर्जी मिलेगी। क्लियर है? ये 38 एटीपी। एटीपी क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है एनर्जी के। थोड़ा डिटेल में इनको बाद में समझेंगे, अभी तुम्हें ये समझना है 38 मॉलिक्यूल्स है एनर्जी के। तो अगर एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का तो हमें कितनी एनर्जी देगा? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर एक मॉलिक्यूल है, कहाँ पे होगा ये मॉलिक्यूल? ये हमारा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होगा सेल में। क्लियर है? क्योंकि वहां से जब फूड एब्सॉर्ब हुआ था वो कहाँ तक चला जाएगा? बॉडी के हर सेल तक जाएगा। ये जो अबव इक्वेशन है, जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है, इसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो कई बार हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट पूछ ले राइट द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, राइट द क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई क्रेब्स साइकिल क्या थी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और कौन से रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व थी? तो ये भी याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये इन्वॉल्व है। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। देखो, अगर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? जो एनर्जी है जो हमें फूड से चाहिए, क्या वो मिल पाएगी? हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? देखो, जो ग्लूकोज है उसको हमें ब्रेक डाउन करना। क्या देना? ग्लूकोज को हमें ब्रेक डाउन करना। तो सबसे पहले क्या होगा? देखो, जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुवेट या फिर इसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि जैसे ही हमारा फूड, जैसे ही ग्लूकोज कहाँ पे होगा? सेल में पहुंच जाएगा, एंटर करेगा, तो ये प्रोसेस खुद ब खुद होने लगता है। यानी कि ग्लूकोज चेंज हो जाएगा पायरुवेट में। एक मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। द चेंजिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक है, द चेंजिंग ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो कई बार डेफिनेशन आ जाती है तो तुम ये लिख सकते हो। अभी तक हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। यानी कि ये प्रोसेस भी तुमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, तो तुम क्या आंसर दोगे? देखो, पूरा प्रोसेस तो सेल के अंदर हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक अगर तुम्हें पूछा जाए कि भाई किस जगह पे होता है, किस प्लेस पे होता है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? जल्दी से बताओ। कहाँ पे हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है इन साइटोप्लाज्म। लिखना तो हुआ है, इन साइटोप्लाज्म। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये तो खुद ब खुद हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, यानी कि जो फूड है वो किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब क्या होगा? अब जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीदिंग के थ्रू, रेस्पिरेशन में जो हमारी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, वो ऑक्सीजन इस पायरुवेट का ऑक्सीडेशन करेगी, यानी कि इसको बर्न करेगी, ब्रेक डाउन करेगी।
और ये काम हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें हो रहा होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये काम किसमें हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू एटीपी ये कहाँ पे हो रहा है, तो तुम बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये कहाँ पे हैपन हुआ? दिस हैपेंस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है किसमें? एनर्जी में, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ अ सेल। सेल का जो पावर हाउस है वो ये, एक तरीके से तुम ये समझो कि भाई जो पावर है यानी एनर्जी है वो हमें कहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे बनी है एंड में जाकर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनी। और इसके लिए किसकी जरूरत है हमें? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इस पायरुवेट को ब्रेक डाउन कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। 6 molecules of CO2 plus 6 molecules of water plus 38 molecules of ATP, ठीक है। अब क्या है देखो, ये जो एनर्जी यहाँ पे निकली है ये सीधा एटीपी में नहीं बन जाती। क्लियर है? यहाँ पे जो एनर्जी है इस एनर्जी का हम यूज करते हैं। क्लियर है? और वो जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं साथ साथ में उसी एनर्जी को, ध्यान देना, उसी एनर्जी का यूज करते हुए हम एटीपी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब थोड़ा सा तुम्हारे लिए अजीब सा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि भाई ये क्या बोल दिया। तो देखो ध्यान से समझना है, तुम समझ चुके हो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, उससे ऑक्सीडेशन होता है, वो चेंज हो जाता है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अब जो पायरुवेट है ध्यान दो ऐसे ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है तो कुछ अमाउंट में एनर्जी निकल गई, कुछ अमाउंट में क्या है? एनर्जी निकल गई। अब हमारे सेल में क्या होता है? एक होता है एडीपी। क्या होता है? एडीपी। जैसे एटीपी है इसी तरीके से एडीपी। एटीपी में जो अमाउंट होती है, ये लिखना मत जो मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी का जो अमाउंट है, यानी मैं बोल सकता हूँ एनर्जी हाई कंटेंट में, यानी कि अगर तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल एटीपी है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 molecules ऑफ एडीपी, ठीक है, एज कंपेयर टू 1 molecules ऑफ एटीपी। एटीपी का जो एनर्जी कंटेंट है वो है लो। तो होता क्या है? एटीपी कंबाइन हो जाती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, ठीक है, जिसे हम पीआई से डिनोट देते हैं। अब ये प्रोसेस होने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, तब ये काम हो पाएगा। देखो विदाउट एनर्जी कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर ये भी हमें प्रोसेस कराना है यानी एडीपी ऐड हो जाए किससे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ये काम जब हो रहा होता है यानी कि जब पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी में, तो जो एनर्जी है वो यहाँ पे यूज होती है और एडीपी प्लस पीआई यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन हो जाता है। जब ये कंबाइन होता है तो बनता है एटीपी। क्या बनता है? एटीपी। यानी कि जो एक लो एनर्जी कंटेंट था वो ये रिएक्शन होने के बाद जिसे एनर्जी मिल रही थी इस रिएक्शन के थ्रू, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एटीपी में। अब उसके पास एनर्जी है हाई लेवल की, हाई कंटेंट में एनर्जी। तो ये प्रोसेस होता रहता है और जो एडीपी और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये कंबाइन होते रहते हैं और क्या होता है? एटीपी बनता है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से इतनी एनर्जी मिलती है कि ये प्रोसेस 38 टाइम्स हो सकता है और यानी कि 38 एटीपी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, एक बारी में एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जब हमारा ब्रेकडाउन होगा। क्लियर है? दोबारा से मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। 1 molecule ऑफ ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हो जाता है 2 molecules ऑफ पायरुवेट। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हैपेंस इन साइटोप्लाज्म एंड इट डजंट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन, ठीक है, तो विदाउट ऑक्सीजन प्रोसेस हो जाता है। देन पायरुवेट कन्वर्ट्स into 38 molecules of ATP plus 6 molecules of CO2 and 6 molecules of water in the presence of oxygen in mitochondria. क्लियर है? अब हो क्या रहा है? जो एनर्जी धीरे धीरे निकल रही है सीधा 38 एटीपी नहीं बने, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होते रहते हैं और धीरे धीरे एटीपी बनते रहते हैं। तो एक ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका, तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बन होते हैं। ये एटीपी स्टोर हो जाता है। क्लियर है? ये एटीपी क्या हो चुका है? स्टोर हो चुका है। ऐसा समझो जैसे कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मदर, ठीक है, चपाती बना रही होगी तो उसमें एनर्जी है, वो एनर्जी अब उन्होंने रख दी, स्टोर कर दी, ठीक है, क्या स्टोर में। अब तुम उस एनर्जी को लोगे, खाओगे,
तो ऐसा नहीं है कि तुमने सबकी सब उसी टाइम पे ले ली, उसको सब खा गए, ठीक है, तो बाद में यूज हो। तो कुछ जो एनर्जी है वो तो यूज हो रही है, बाकी इसमें कन्वर्ट हो रही है पूरा एटीपी में। अब ये एटीपी जो है इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्योंकि पूरे टाइम हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब देखो जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इसका हो जाता है उल्टा, यानी जब एक एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये सब कहाँ पे होता है, हमारे सेल के अंदर ही होता है। तो ये कभी खत्म नहीं होते, यानी ये उसमें चेंज हो जाते हैं, वो इसमें चेंज हो जाता है और हमें एनर्जी मिल रही होती है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछो। ये रिएक्शन लिख लेना पहले। कोई डाउट है जल्दी से बताओ। नहीं तो एक स्टार पॉइंट बनाओ इस रिएक्शन के बाद। ये मत लिखना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एटीपी एडीपी के बारे में अच्छे से, ठीक है। थोड़ा बहुत जो इन्हें बताया यही हम वहाँ पे भी बात करेंगे आगे। एक स्टार पॉइंट बनाओ और लिखो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ aerobic respiration in the cell. Is the site of aerobic respiration in the cell. In the cells. Full stop. आगे लिखो thus the breakdown of pyruvate. Thus the breakdown of pyruvate to give. Thus the breakdown of pyruvate to give CO2 and water, comma लगा बोलिए, CO2, comma water and energy takes place in mitochondria. Takes place in mitochondria. ये तुम्हारा जो आज हमने किया है, ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमें बात करनी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने अभी बात करी है, अगर हम एग्जांपल की बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन का हो रहा होता है तो हम बोलेंगे भाई ईस्ट में हो रहा होता है, ठीक है। तो ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, एक छोटा ऑर्गेनिज्म है बहुत, तो उसको छोटी अमाउंट में एनर्जी मिलती है, उसके लिए वो सफिशिएंट है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन ही सर्वाइव कर सकता है यूजुअली। अब हम बात करते हैं क्या हमारी बॉडी में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो हाँ होता है। जब हमें ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और उतनी ऑक्सीजन मुझे मिल नहीं रही, ठीक है, कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाए एटीपी में, तो उस केस में होता है, ठीक है। जब हम हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हमारी बॉडी कर रही होती है। तो इसके बारे में बात करेंगे कल।